हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एम्स नागपुर। मेरी नीट में रैंक 4067 थी और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्ट्रैटेजीज फॉर इनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो नाम चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो फूड प्रोडक्शन है, जो फूड प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज हैं, उनमें क्या स्ट्रैटेजीज है फॉर इनहैंसमेंट, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ज्यादा एमसीक्यूज तो नहीं आते इससे, पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यूज तो हर चैप्टर से आते हैं, पूरा सिलेबस कवर करके आते हैं। तो हमें ये चैप्टर इजी भी है, तो हमें कभी भी इजी चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो लोग होते हैं वो ज्यादातर इजी चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं और उनके एमसीक्यूज डायरेक्ट आते हैं। जो आपने पढ़ा रहता तो आप आसानी से कर सकते। तो इसी के साथ हम चलिए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द चांसेस ऑफ कॉन्टैक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम अ प्रॉपरली कुक्ड above 100 डिग्री सेल्सियस चिकन एंड एग आर। तो आप चिकन और एग को अगर प्रॉपरली कुक कर रहे हैं तो आपको उससे क्या चांसेस है कॉन्टैक्ट होने के, कॉन्टैक्टिंग बर्ड फ्लू फ्रॉम प्रॉपरली कुक्ड चिकन एंड एग। तो जब हम चिकन और एग को प्रॉपरली कुक कर रहे हैं तो नेग्लिजिबल चांसेस है कि हमको उससे बर्ड फ्लू हो सकता है। सो व्हाट इज बर्ड फ्लू? सो बर्ड फ्लू या फिर जो एवियन इन्फ्लुएंजा है, इट इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज। So viral respiratory disease है that occurs mainly in poultry and other birds, migratory water birds. तो मेनली पोल्ट्री में होता है, दैट इज चिकन एंड हेन में जो होता है दैट इज बर्ड फ्लू, एंड इट कैन आल्सो बी इन अदर बर्ड्स सच एज माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, पेट बर्ड्स एंड ऑस्ट्रिचेस, एंड कुड बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू ह्यूमन। एक तो हमारा पोल्ट्री में हो सकता है और अदर माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स में भी हो सकता है, पेट बर्ड्स में भी हो सकता है, ऑस्ट्रिचेस में भी हो सकता है, also be transmitted directly to. So, what are the chances of contracting bird flu? So, the chances of contracting bird flu from a properly cooked, just जो कि है हमारे पास above 100 degree Celsius chicken and egg are negligible because the virus will not be able to survive at high temperatures. तो हमने above 100 degree Celsius कुक किया है इस चिकन और एग को, तो इतना टेम्परेचर ले जाने के बाद वो वायरस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इससे क्या होगा, जो चांसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग बर्ड फ्लू हमारा इससे जो है वो नेग्लिजिबल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड शेयर मेनी सिमिलैरिटीज आर रेफर्ड टू एज। तो एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो कि हमारा रिलेटेड है बाय डिसेंट एंड दे शेयर मेनी सिमिलैरिटीज, दे आर रेफर्ड टू एज, सो दे आर रेफर्ड टू एज अ ब्रीड। सो हम इस ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि हमारे एक कॉमन फीचर्स को शेयर करते हैं, जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, अपीयरेंस, एंड आर रिलेटेड बाय डिसेंट, सो दे आर रिलेटेड बाय डिसेंट एंड दे शेयर मेनी सिमिलैरिटीज, सो वी कॉल देम अ ब्रीड। Then what is race? A race is a group of human beings that are categorized on the basis of various heritable characteristics like color of skin, hair and eye. So a group of human beings hai, they are characterized on the basis of various heritable characteristics. जैसे कि हमारा कलर ऑफ स्किन होता है, हेयर एंड आई डिफरेंट है, तो इसकी वजह से कैटेगरीज जब हम बनाते हैं तो उसे हम रेस कहते हैं। सो एक रेस में पर्टिकुलर कैटेगरीज जो है वो सिमिलर रहेंगी। Then variety, what is variety? Variety is a taxonomic group present below that of species and subspecies. A variety is a group of individuals with different genetic characteristics that interbreed with other groups of the same species. तो वैरायटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो स्पीसीज एंड स्पीसीज के भी नीचे होता है हमारा वैरायटी, और उसके बाद उनका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है,
that interbreed with other groups of the same species. So they will interbreed with other groups of the same species and their genetic characteristics जो है वो different होते हैं. Then the last one is species. So species is a group of individuals with the same characteristics that can mate with each other and produce fertile offspring. So a group of individuals जिनके characteristics same हैं, जो एक दूसरे के साथ mate कर सकते हैं and produce कर सकते हैं fertile offspring, तो वो होता है हमारा species. Now this was question number 2. तो हमने सारे टर्म्स रेस, वैरायटी और स्पीशीज, तो इससे हम क्या पता बारे में लेके ये रेस के बारे में पूछ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन लेके वैरायटी के बारे में पूछ सकते हैं. तो यहाँ इस क्वेश्चन से आपको सारे डेफिनेशंस जो हैं वो याद हो जाने चाहिए. इस क्वेश्चन से आपको ये टेक होम लेसन है आपके लिए. Then we come to question number 3. Inbreeding is carried out in animal husbandry because it increases vigor, improves the breed, increases heterozygosity or increases homozygosity. So inbreeding and outbreeding क्या चीज है? So inbreeding is mating of closely related animals of the same breed. So closely related animals of the same breed है अगर, और आप उनकी mating करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Inbreeding. What does inbreeding do? It increases homozygosity, that is state of possessing two identical alleles, one inherited from each parent. It is necessary if we want to evolve a pure line in any animal. So closely related animals की अगर आप mating करवाते हैं तो उसे हम inbreeding कहते हैं, और इससे क्या होता है? homozygosity increase होती है, that is a state of possessing two identical alleles, one inherited from each parent. It is necessary if we want to evolve, अगर हम evolve करना चाहते हैं प्योर लाइन इन एनी एनिमल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग. सो इनब्रीडिंग क्या करती है? इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन. सो जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स होते हैं जो हमारे सिलेक्शन से एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उनको एक्सपोज करने के लिए इनब्रीडिंग यूज करते हैं हम. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ superior genes and elimination of less desirable genes. So अगर हमें superior genes को accumulate करना है and less desirable genes को eliminate करना है, तो हम inbreeding का use करेंगे. So that is about inbreeding. And what does it increase? It increases homozygosity. What about outbreeding? So outbreeding is mating of unrelated animals. अगर हम unrelated animals की mating करवाए तो outbreeding बोलेंगे. Generally, outbreeding increases vigor and improves the quality of the breed. So अगर यहाँ पे outbreeding होता तो हम increasing vigor कर सकते थे, या फिर heterozygosity भी increase करता है and also improves. तो ये सारी जो तीनों qualities है हमें इसने outbreeding की दे रखी है, और एक quality inbreeding की दी है, और हमें question पूछा है. ये उल्टा भी कर सकते थे, यहाँ outbreeding करके हमसे inbreeding की बारे में पूछ सकते थे. So that was about question number 3. Then we come to question number 4. Question number 4 is Sonalika and Kalyan Sona are varieties of. So Sonalika and Kalyan Sona किसकी varieties है वो हमें बताना है. So ठीक है, तो जो Sonalika and Kalyan Sona है, they are varieties, they are high yielding varieties and disease resistant varieties of wheat which were introduced all over the wheat growing belt of India in 1963. So they are high yielding varieties of wheat. So what about Sonalika and Kalyan Sona? तो ये क्या है? Semi dwarf varieties of wheat हैं, जो जिन्हें popularly known as Mexican wheat भी कहते हैं. Produced by Dr. Borlaug in Mexico in 1963. India imported it and then modified it to produce several wheat varieties such as Sonalika and Kalyan Sona, and as a consequence wheat production increased from 100 million tons to 75 million tons. So Sonalika and Kalyan Sona क्या है? Mexican wheat की varieties है और high yield है, और हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी? 1963 में. तो wheat production कितना इंक्रीज हुआ इनकी वजह से?
100 million tons to 75 million tons. Then what about rice, millet, and tobacco? So millets are a group of highly variable small seeded grasses widely grown around the world as cereal crops or grains for fodder and human food. जैसे पर्ल मिलेट हो गया, सिल्वर मिलेट हो गया. So there are very few hybrid varieties of millet compared to wheat and rice because of long negligence on the hybrid products related to millet or sorghum. तो मिलेट और sorghum के हाइब्रिड जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया है, तो बहुत कम हाइब्रिड वैरायटीज है इसकी. Several high yielding varieties resistant to water stress have been developed recently. तो मिलेट तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसका हाइब्रिड वैरायटीज तो हमने प्रोड्यूस करने की कभी कोशिश ही नहीं की. Then a plant with leaves that have high levels of the addictive chemical nicotine. After harvesting, tobacco leaves are cured, aged, and processed in various ways. The resulting products may be smoked, applied to the gums, or inhaled. So GT4, GT5, PL5 are few of the hybrid varieties of tobacco. Then what about rice? तो जो राइस है वो हमारा खरीफ क्रॉप है that requires high temperature above 25 degree Celsius and high humidity. It requires an annual rainfall above 100 centimeter. In areas with less rainfall, it grows with the help of irrigation. So IR8, Taichung, Native 1, Jaya and Ratna are few hybrid varieties of rice. So Taichung, Native, Jaya, Ratna and IR8 are few hybrid varieties of rice. तो हमारा यहाँ पे ये पूछ सकते थे, ये ताइचुंग, नेटिव, IR8, जया और रत्ना किसकी वेराइटीज हैं, तब आपका आंसर हो जाता है राइस. तो ये हमने देखा डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज. तो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. Which one of the following is not a fungal disease? Rust of wheat, smut of bajra, black rot of crucifers, red rot of sugarcane. तो ये हमारा बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद ही रखना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है. सो जो ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स होता है दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया Xanthomonas campestris. सो Xanthomonas कैम्पेस्ट्रिस जो है वो एक बैक्टीरिया है जो कि ब्लैक रॉट को कॉज करवाता है एंड इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ क्रूसिफर क्रॉप्स वर्ल्ड वाइड. जबकि हमारा जो स्मट ऑफ बाजरा, रस्ट ऑफ व्हीट एंड रेड रॉट ऑफ शुगरकेन है, दे आर फंगल डिजीजेस. सो रस्ट ऑफ व्हीट जो है, स्मट ऑफ बाजरा एंड रेड रॉट ऑफ शुगरकेन, दे आर फंगल डिजीजेस. द ओनली बैक्टीरियल डिजीज हेयर इज हमारे पास ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसिफर्स, जो कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया कराता है, Xanthomonas campestris. और इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ क्रूसिफर्स. बाकी जो सारे हैं हमारे यहाँ पे जो दिए हुए हैं, दे आर फंगल डिजीजेस. सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. इन वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स the meristematic tissues in both apical and axillary buds are free of virus because the dividing cells are virus resistant. Meristems have antiviral compounds. The cell division of meristems are faster than the rate of viral multiplication. Viruses cannot multiply within meristem cells. So जो सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम्स होता है दैट इज फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल रेप्लिकेशन. तो इससे क्या होगा कि जो मेरिस्टेम्स हैं वो वायरस से भी ज्यादा, वायरस की स्पीड जितनी है ग्रो करने की उससे भी फास्ट ग्रो करेंगे. तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेरिस्टेम्स है उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो वायरस की ग्रोथ कम रहेगी, तो वो मेरिस्टेम्स उससे आगे बढ़ जाएंगे, तो मेरिस्टेम्स में जो वायरस है वो दिखेगा ही नहीं. So meristem free region of virus. Meristems are region found in the growing part of a plant that has actively dividing cells, meristematic cells. Virus needs host replication mechanism to replicate, divides at a slower rate, and it cannot multiply inside an actively dividing cell. Thus, meristematic tissues in both apical and axillary buds are free of virus. So जो meristems हैं, they are found in growing point of a plant जिसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं. सो जो वायरस है उसको होस्ट रेप्लिकेशन मैकेनिज्म चाहिए, हमें पता है, टू रेप्लिकेट एंड it divides at a slower rate and it cannot multiply inside an actively dividing cell.
सो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सो यहाँ पे जो हमारा वायरस है वो मल्टीप्लाई उतना फास्ट नहीं कर पाता, स्लोअर रेट पे करता है, इसीलिए जो मेरिस्टेम्स है दे आर फ्री ऑफ वायरस। सो तो इसीलिए जो है हमारे पास जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज विल बी फ्री ऑफ वायरस। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Several South Indian states raise 2-3 crops of rice annually. The agronomic feature that makes this possible is because of shorter rice plants, better irrigation facilities, early yielding rice variety, and disease resistant rice variety. तो जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो 2-3 क्रॉप्स ऑफ राइस एनुअली प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राइस? सो राइस इज अ ट्रॉपिकल प्लांट दैट रिक्वायर्स हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी। राइस को हाई हीट चाहिए एंड हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और उसके साथ क्या चाहिए? एनुअल रेनफॉल of 150 सेंटीमीटर फॉर इट्स सक्सेसिव ग्रोथ। एंड तो ये सारी कंडीशंस है, हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, एंड एनुअल रेनफॉल 150 सेंटीमीटर। सो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं साउथ इंडिया में, तो वो क्या क्या को हमारी किस किस को ओबे कर रही हैं? सो हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी, हाँ साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ 24 डिग्री सेल्सियस भी प्रेजेंट है, एंड एनुअल रेनफॉल भी होता रहता है बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी। सो इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस फॉर राइस टू ग्रो फास्टर सक्सेसफुली। सो जितना भी कंडीशंस चाहिए कि जो राइस है हमारा वो सक्सेसफुली ग्रो कर पाए, वो सारी मिल रही हैं। सो जो वेराइटीज हैं ग्रोन हेयर आर अर्ली यील्डिंग राइस वेराइटीज। तो आराम से जो वेराइटीज हैं वो ग्रो कर पा रही हैं, और यही तो हम चाहते हैं कि ये सारे कंडीशंस मिले और जो राइस प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाए। सो अर्ली यील्डिंग राइस वेराइटी की वजह से ऐसा है हमारे पास। शॉर्टर राइस प्लांट नहीं, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज तो हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट राइस वेराइटी भी नहीं। Then question number 8, which one of the following combination would a sugarcane farmer look for in the sugarcane crop? ठीक है, तो हम sugarcane अगर कोई sugarcane, अगर आप मान लीजिए आपके sugarcane farmer हैं या फिर बनने वाले हैं, तो अपने sugarcane plant में आप क्या क्या characteristics रखना चाहेंगे? तो सबसे पहले thick stem. So sugarcane juice is extracted from the stems of the plant. To yield a good amount of sugarcane juice, the stem should be thick. तो हमें पता है कि शुगर केन जूस को हम स्टेम से निकालते हैं, और अगर गुड अमाउंट ऑफ जूस चाहिए तो स्टेम को थिक होना पड़ेगा। सो दैट इज थिक स्टेम चाहिए। देन लॉन्ग इंटरनोड्स विल रिजल्ट इन लॉन्ग हाइट ऑफ द प्लांट एंड हायर यील्ड ऑफ द फाइबर बैगेज व्हिच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कैटल फीड एंड पेपर प्रोडक्शन। सो अगर लॉन्ग इंटरनोड्स होंगे हमारे पास, तो जो हाइट ऑफ द शुगर केन प्लांट है वो भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें हायर यील्ड ऑफ बैगेज मिलेगा, जो कि हमारा वेरियस पर्पसेस के लिए यूज होता है, जैसे कैटल फीड के लिए यूज होता है एंड पेपर प्रोडक्शन के लिए। सो लॉन्ग इंटरनोड्स भी होंगे तो अच्छा रहेगा। देन हाई शुगर कंटेंट ऑफ, ऑब्वियसली शुगर केन है तो शुगर कंटेंट जितना ज्यादा हाई होगा उतनी अच्छी बात है, which will give a good quality and quantity of sugar. Then disease resistance in plants will help them to grow healthy without being affected by potential pathogens. So अगर हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स है तो आराम से ग्रो कर सकता है विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय पोटेंशियल पैथोजेंस। तो अगर हम बोलना चाहें कि अगर मैं शुगरकेन फार्मर बनने जा रही हूँ तो मैं क्या क्या देखूंगी अपने प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर थिक स्टेम देखूंगी ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो सके, शुगर केन जूस निकल सके। लॉन्ग इंटरनोड्स देखूंगी फॉर हाई क्वांटिटी ऑफ बैगेज, देन हाई शुगर कंटेंट देखूंगी फॉर बेटर यील्ड, देन अगेन डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए ताकि डिजीजेस को कॉन्ट्रैक्ट ना करे। So that is about question number 8. अब हम आते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ. Fungicides and antibiotics are chemicals that. So fungicides और antibiotics are chemicals that. तो फंगीसाइड यानी कि फंगीसिडल यानी फंगाई को मारने वाला, एंड एंटीबायोटिक्स हमें पता है जो बैक्टीरिया को मारते हैं. तो दे किल पैथोजेनिक फंगाई एंड बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली. So what are fungicides? So fungicides जो है they are chemical substances that kill and prevent the growth of fungi and spores produced by them. In other words, fungicides are biochemical compounds used to control the growth of fungi that infect the plants in a crop. So chemical substances हैं जो kill करते हैं and prevent करते हैं the growth of fungus also and their spores also. So fungicides inhibit the growth of harmful fungi that can cause damage in agriculture. Fungicides generally contain metals such as copper and sulfur. Example, pentachlorophenol. So pentachlorophenol is a fungicide that contains copper. Fungicides में usually copper and sulfur होता है. And what do? They control the growth of fungus and their spores. So example हमने देखा pentachlorophenol is one example. Then what about antibiotics? So antibiotics are chemical substances produced by some microorganisms that kill or prevent the growth of bacteria. In other words, antibiotics help to kill or retard the formation and the growth of other disease causing microbes. So microorganisms produce करते हैं और ये kill और prevent करते हैं the growth of other bacteria, and antibiotics kill or retard the formation and growth of other disease causing microbes. For example, penicillin produced by the fungus Penicillium notatum kills bacteria and it was the first discovered antibiotic. It is generally used to treat diseases like plague and leprosy. So what do we conclude? कि जो fungicides and antibiotics हैं, they are chemicals used to kill fungi and bacteria respectively. So that is about हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, वो किन चीजों को मारने में मदद करते हैं. Then we come to question number 10. Use of certain chemicals and radiations to change the base sequences of genes of crop plants is termed as. तो हम क्या कर रहे हैं कि certain chemicals and radiation को use करके हम क्या कर रहे हैं, base sequences of genes को change कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं. सो हम एक एक करके देखते हैं कि इन सारे टर्म्स का क्या मतलब है. So first of all, recombinant DNA technology. So what is recombinant DNA technology? Recombinant DNA technology is the method of synthetically combining DNA segments from multiple sources to form a recombinant DNA segment which can be inserted into host organisms for the purpose of amplification of the DNA or expression of recombinant proteins. तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सिंथेटिकली डीएनए सेगमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, एंड उससे आप क्या बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेगमेंट बना रहे हैं, और इसको आप होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लीफिकेशन. और इससे क्या होगा, एम्प्लीफाई हो जाएगा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एंड या फिर हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स भी हो सकता है. नाउ what is transgenic mechanism? So transgenic mechanism is the process of insertion of foreign, modified or synthetic genes, which are known as transgene, into the genome of an organism to modify its characteristics and produce a transgenic organism. So आप क्या करेंगे कि फॉरेन, मॉडिफाइड और सिंथेटिक जीन्स, जिसको हम ट्रांसजीन बोलते हैं, उनको हम जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डाल देंगे, एंड उसके वजह से क्या होगा कि जो एनिमल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ट्रांसजीन. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक मैकेनिज्म. देन कम्स म्यूटेशन ब्रीडिंग. So mutation breeding is the process of inducing desirable mutations in genes of a crop plant with the help of a physical or chemical mutagens. So physical और chemical mutagens को use करके आप desirable mutations जो है वो induce कर रहे हैं in the genes of a crop plant. So that is called mutation breeding.
Then gene therapy. Gene therapy is the process of treatment of genetic diseases by the introduction of a normal and functional copy of a defective gene into an organism. So gene therapy में क्या कर रहे हैं हम कि हमें पता है कि इस इंसान में ये जीन डिफेक्टिव है, तो हम उसके सही वर्जन को उस इंसान में डाल रहे हैं ताकि उसका जो डिजीज है वो करेक्ट हो सके। सो उसको हम जीन थेरेपी बोलेंगे। सो दैट इज अबाउट जीन थेरेपी। सो आपने इन सबके डेफिनेशंस देख लिए। तो जैसे इन्होंने यहाँ का म्यूटेशन ब्रीडिंग के बारे में पूछा है, तो आपको 3 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल गए जिसमें वो आपको या तो RDNA टेक्नोलॉजी या तो इसके बारे में या जीन थेरेपी के बारे में पूछ सकते हैं। सो दैट इज द पर्पस ऑफ अस सॉल्विंग MCQs इन दिस वे। ठीक है, देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 11। The scientific process by which crop plants are enriched with certain desirable nutrients is called crop protection, breeding, biofortification, bioremediation. So जो scientific process होती है जिससे हम crop plants को enrich करते हैं with certain nutrients, that is called biofortification. So एक एक करके हम सारे terms की meanings देखते हैं। So what is crop protection? So crop protection is the method of protecting agricultural crops from various agents like weeds, infectious microorganisms, pests such as insects and rodents. तो हम क्रॉप प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस एजेंट्स। कुछ भी हो सकते हैं, वो वीड्स हो सकते हैं, इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, पेस्ट्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं। Then breeding is the process of mating male and female organisms to improve the desired characteristics in the offspring. So हम मेल और फीमेल ऑर्गेनिजम्स को जब मेट करते हैं to improve the desired characteristics in the offspring, तो उसको हम कहते हैं breeding. Then our question about biofortification, that it is the process of enriching the nutritional quality of food crops by the use of conventional and modern plant breeding techniques. तो कन्वेंशनल और मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स को यूज करके जब आप न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो दैट इज अबाउट बायोफोर्टिफिकेशन। देन हम आते हैं बायोरेमेडिएशन। सो बायोरेमेडिएशन इज अ प्रोसेस in which microorganisms are used to remove the chemical pollutants and contaminants from the environment, like oil spills or contaminated groundwater. So, या तो ऑयल स्पिल हुआ है या फिर हमारे पास contaminated ground water है, and इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बायोरेमेडिएशन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द टर्म टोटिपोटेंसी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू जनरेट होल प्लांट, बड टू जनरेट होल प्लांट, सीड टू जर्मिनेट, सेल टू एनलार्ज इन साइज। सो टोटिपोटेंसी क्या होता है? जब एक सेल से पूरा प्लांट अराइज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल, एंड इस एबिलिटी को हम बोलते हैं totipotency. So what is totipotency? Totipotency is the capacity of a cell to differentiate into any cell type, which makes it capable of generating or developing an entire organism. Each plant cell is totipotent cell that is capable of producing a whole plant. तो हमारे पास capacity of a cell होगी to differentiate into any cell type, जिससे क्या मिलता है, सेल को एबिलिटी मिलती है कि वो अपने आप को पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म में या फिर पूरे प्लांट में ट्रांसफॉर्म कर सके। सो ईच प्लांट सेल इज अ टोटिपोटेंट सेल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लांट सेल से होल न्यू प्लांट बन रहा है। सो दैट इज अबाउट अ टोटिपोटेंट सेल। Then question number 13, given below are few statements regarding somatic hybridization. Choose the correct statements. So protoplasts of different cells of the same plant are fused. Protoplasts from cells of different species can be fused. Then treatment of cells with cellulase and pectinase is mandatory. The hybrid protoplast contains characteristics of only one parental protoplast. तो ये तो हमें
पढ़ के ही गलत लग रहा है कि एक दो पेरेंट्स होंगे तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए। देन अगर हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो हम सेम प्लांट के सेल्स को क्यों फ्यूज करेंगे? सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स विल बी 2 and 3 कि हमारे पास प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को हम फ्यूज करेंगे एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स को हम किससे करेंगे? सेल्यूलेज सेल वॉल हटाने के लिए एंड पेक्टिनेज से पेक्टिनेज और सेल्यूलेज दोनों को हम यूज करेंगे फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। सो व्हाट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? इट इज अ प्रोसेस Somatic hybridization is a process of genetic modification in plants by the fusion of protoplasts of two plants belonging to different species which generate a hybrid plant with desired characteristics. So आप क्या करेंगे कि आप fusion of protoplast करेंगे of two plants which are belonging to different species and इससे क्या होगा? एक hybrid produce होगा with desired characteristics and जो desired protoplasts हैं they are isolated by the cell wall, digesting enzymes like pectinase, cellulase, and hemicellulase, and fusion. तो इन enzymes से जो cell wall है वो digest हो जाएंगी, and the fusion of desired protoplast is done either physically or chemically. उसके बाद इनका fusion हम करवाएंगे either physically भी करवा सकते हैं या chemically भी. So that is about question number 13. Then we come to question number 14. And an explant is dead plant, part of the plant, part of plant used in tissue culture, part of plant that expresses a specific gene. तो एक explant क्या होता है? So explant is the part of the plant which is used in tissue culture. ठीक है। So जब हम tissue culture कर रहे होते हैं तो हमें पूरा प्लांट नहीं चाहिए, हमें बस एक पार्ट ऑफ द प्लांट चाहिए रहता है। सो एक्सप्लांट क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। सो पार्ट ऑफ द प्लांट जिसे हम लेते हैं विच इज टेकन आउट एंड व्हाट इज इट डन? इट इज कल्चर्ड एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो टिश्यू कल्चर में हम प्लांट को कहाँ ग्रो करते हैं? इन अ टेस्ट ट्यूब। एंड हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? तो हम स्टेराइल कंडीशंस यूज करते हैं एंड जो है हम स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया भी यूज करते हैं। सो हमने स्टेराइल कंडीशंस यूज किया, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया यूज किया एंड पार्ट ऑफ द प्लांट को यूज करके अगर हम टेस्ट ट्यूब में उगा रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। बस इसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज availability of desirable gene in the crop and its wild relatives, infrastructure, trained manpower, and transfer of genes from unrelated sources. So, plant breeding क्या है? It is a technique that uses various genetic principles to breed two plants with desired characteristics and produce a hybrid plant that combines the superior characteristics of both parents. ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिसमें हम वेरियस जेनेटिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं टू ब्रीड टू प्लांट्स और उससे हमें क्या मिलता है? डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस होता है जो कंबाइन करता है सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। ठीक है। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? टू enhance the crop yield, to enhance the desired characteristics of plants, to produce a disease resistant crop, to develop plants that can withstand extreme environmental conditions. तो क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। फिर हमें अगर डिजीज डिजायर्ड कैरेक्टर्स चाहिए तो उसके लिए कर सकते हैं। अगर हमें डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप बनाना है तो उसके लिए कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहते हैं कि वी डेवलप प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस तो हम उसके लिए भी प्लांट ब्रीडिंग कर सकते हैं। सो व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? की कंस्ट्रेंट ये है हमारे पास कि जो डिजायरेबल जीन्स जैसे हम चाहते हैं, जो एग्जैक्ट डिजायरेबल जीन्स हमें चाहिए सच एज, तो अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जैसे हमें डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए, ग्रोथ रेजिस्टेंस जीन्स चाहिए इन अ प्लांट क्रॉप are often unavailable in the cultivated crop varieties or their wild varieties. So जो हमें desired चाहिए वो often जो है unavailable होता ही नहीं है, तो हम कैसे उसकी ब्रीडिंग कर सकते हैं? So ये होता है हमारा constraint of plant breeding.
सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेन्ड मैन पावर भी हम ला सकते हैं एंड ट्रांसफर ऑफ जीन्स भी कर सकते हैं, पर अगर हमें डिजायरेबल जीन मिला ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? So that is the biggest constraint of plant breeding. Then we come to question number 16. Lysine and tryptophan are, so lysine and tryptophan जो है, they are essential amino acids. Now we will see कि essential और non essential में क्या difference है आखिर. So amino acids जो है, they are building blocks of proteins, and amino acids are organic compounds which combine to form protein. So जो protein है उसका smallest building block is an amino acid, and these biomolecules help to perform various chemical and biological functions in the human body, which helps in growth and development. So जो amino acids है, they play an important role in the formation of enzymes and help in digestion. Amino acids are classified into essential amino acids and non-essential amino acids. So building blocks होते हैं proteins के, so क्या होता है, growth and development में help करते हैं, and important role in the formation of enzymes that help in digestion. They are classified into essential and non-essential amino acids. So non-essential amino acids जो है, they are the amino acids that can be synthesized in the human body naturally. The role of non-essential amino acids is to promote brain function, remove toxins, be an integral part of the production of RBC and WBC. Some examples of non-essential amino acids are alanine and glycine. So हमारे पास ब्रेन फंक्शन को प्रमोट करने के लिए, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, एंड बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, कुछ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे एलानिन एंड ग्लिसरीन हो गया. देन व्हाट आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स? So essential amino acids are the amino acids that cannot be synthesized in the human body and should be supplemented in the diet. The role of essential amino acids is that they form the precursor molecules for the production of neurotransmitters in the brain. So आप देख सकते हैं कि जो essential amino acids है, they are precursors of neurotransmitters in the brain. So ये बहुत important function हो गया. So they serve to repair and build muscle tissues. Some examples of essential amino acids are tryptophan, valine, and lysine. Lysine helps promote antibody formation, enzyme and hormone production, fixation and development of calcium in the bones. Then tryptophan helps in the formation of serotonin and vitamin B3. Serotonin helps maintain our appetite, boost our mood, and regulate our sleep. ठीक है. सो ट्रिप्टोफान जो है सीरोटोनिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि लिसिन जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है. सो दैट इज अबाउट लिसिन एंड ट्रिप्टोफान. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17. माइक्रो प्रोपैगेशन इज, सो माइक्रो प्रोपैगेशन जो है वो क्या होता है? सो माइक्रो प्रोपैगेशन, प्रोपैगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो, प्रोपैगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, or is it propagation of cells in vitro, or it is growing plants on a smaller scale. So आप देख सकते हैं इन्होंने कितने टेम्पटिंग ऑप्शंस दिए हैं. अगर आपको नहीं पता हो तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ग्रोइंग प्लांट्स ऑन स्मॉलर स्केल भी हो सकता है, या फिर प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स इन विट्रो भी हो सकता है. बट जो हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन है, दैट इज एक्चुअली प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो. ठीक है. So micropropagation is the technique of in vitro propagation and regeneration of plants under aseptic and controlled conditions in labs to produce a larger number of plants that can be transferred to the crop field. तो हम क्या कर रहे हैं? In vitro propagation कर रहे हैं and regeneration कर रहे हैं of plants under aseptic conditions. तो aseptic यानी हमने पूरा सेप्टिक प्रिकॉशंस मेंटेन किया है, कंट्रोल्ड कंडीशंस है लैब्स के अंदर, और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द क्रॉप फील्ड. तो हम क्या कर रहे हैं? लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली क्रॉप फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोपैगेशन. ठीक है. सो दैट इज अबाउट माइक्रो प्रोपैगेशन एंड क्वेश्चन नंबर 17. उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. प्रोटोप्लास्ट इज,
What is protoplast? Another name for protoplasm, an animal cell, a plant cell without a cell wall, or a plant cell. So what is protoplast? So protoplast is a plant cell without a cell wall. ठीक है? So protoplast जो है is a plant cell with the cell wall removed by the action of digestive enzymes like pectinase and cellulase. तो अगर हम plant cell में हमें पता है कि cell wall होती है, animal cell में तो cell wall होती ही नहीं है. So अगर हम उस plant cell का cell wall हटा दें with the help of enzymes like pectinase and cellulase, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे? Plant cell without cell wall को हम बोलेंगे protoplast. तो ये था क्वेश्चन नंबर 18. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट वन नीड्स. सो अगर आपको प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना है तो आपको कौन कौन सी एंजाइम्स चाहिए? तो हमने देखा था कि जब हमने पिछला क्वेश्चन देखा तो हमने देखा कि प्रोटोप्लास्ट जो है इट इज अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, एंड उसको आइसोलेट करने के लिए हम क्या एंजाइम्स यूज कर रहे थे? तो हम यूज कर रहे थे पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज. सो व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट? सो प्रोटोप्लास्ट इज अ प्लांट सेल विद सेल वॉल रिमूव. तो अगर हमने प्लांट सेल में से सेल वॉल हटा दी तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे. सो इसके बाद जो हम कैसे आइसोलेट कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को? सो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट. फॉर आइसोलेटिंग डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट तो हम क्या करते हैं? जो सेल वॉल है प्लांट सेल की उसका डाइजेशन करवा देते हैं. सो वी डाइजेस्ट द सेल वॉल मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. सो हमें पता है जो प्लांट सेल होता है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेल्यूलोज. तो हम उसको डाइजेस्ट करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे है पेक्टिनेज, सेल्यूलेज एंड हेमी सेल्यूलेज. तो हमारा प्लांट सेल में जितना भी प्लांट सेल वॉल में जितना भी पेक्टिन है या सेल्यूलोज है या हेमी सेल्यूलोज है वो इन तीनों एंजाइम्स के मदद से क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा. एंड फाइनली जो हमें मिलेगा दैट इज डिजायर्ड प्रोटोप्लास्ट, दैट इज अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल. सो टू आइसोलेट प्रोटोप्लास्ट one needs both pectinase and cellulase. Then question number 20, which one of the following is a marine fish? So marine fish होता है और हमारा fresh water fishes होता है. So what are marine fishes के नाम हमें पता होने चाहिए. तो हमारे पास हिल्सा, सार्डाइन, मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट. सो तो आप क्या कर सकते हैं? जब भी ऐसे टू कैटेगरीज होती हैं सो आपको दोनों कैटेगरीज याद करने की जरूरत नहीं है कि हमारी कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प फ्रेश वाटर फिशेस हैं और हिल्सा, सार्डाइन, मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट मरीन वाटर फिशेस हैं. सो जितने भी मरीन फिशेस हैं आप उनको याद कर लीजिए और बाकी जो बचे हुए होंगे वो कोई भी फिश होंगे तो वो फ्रेश वाटर ही होंगे. तो ऐसे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आपके आंसर्स भी गलत नहीं होते क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि आपने याद ही एक ही किया है तो आप कैसे ही कंफ्यूज हो पाएंगे. सो मराइन फिश कौन सी है इसमें से? सो हिल्सा, सार्डाइन, मैकरेल एंड पॉम्फ्रेट जो है वो मराइन फिशेस होती हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ हिल्सा दे रखा है तो हिल्सा जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा. Then we come to question number 21. Which one of the following products of apiculture is used in cosmetics and polishes? So पहली बात तो apiculture क्या है? So apiculture is the technique of rearing bees and maintenance of beehives for the production of honey and bee wax. So apiculture क्या है? सो एपीकल्चर में हम क्या करते हैं? बीज को रियर करते हैं. जो बीज हनी बीज होती हैं उनको रियर करते हैं और जो बी हाइव्स हैं उनको मेंटेन करते हैं. और जो हनी बीज हैं उनसे हमें मिलता क्या है? सो हनी बीज से हमें मिलता है बीज वैक्स मिल सकता है एंड हनी तो ऑब्वियसली मिलता ही है. सो एक टेक्निक है जिसमें हम बीज को रियर करते हैं एंड बी हाइव्स को मेंटेन करते हैं. किस लिए? तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी. अब दूसरा, ये तो हमने एपीकल्चर क्या है वो देख लिया. अब कौन सा प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस में यूज होगा?
जो हमें एपीकल्चर से मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज बी वैक्स। हम हनी को तो कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं करते। सो व्हाट इज बी वैक्स? So wax जो है it is the yellowish brown insoluble byproduct of apiculture। So yellowish brown जो insoluble byproduct होता है वो that is हमारा bee wax। So bee wax कहाँ से निकलता है honey bees के? So it is the secretion from the wax producing abdominal glands of worker bees। तो हमें पता है कि जो bees beehive होता है उसमें क्वीन बी होती है, मेल बीज होते हैं एंड वर्कर बीज होते हैं। सो जो वर्कर बीज है वो कहाँ वर्कर बीज हैं, उनके एब्डोमेन में एक वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है और उस वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का ही सिक्रीशन है हमारा बीज वैक्स। सो और जो कहाँ से आता है, स्टेराइल फीमेल बीज से आता है। इट इज यूज्ड इन, तो कहाँ कहाँ हम इस बीज वैक्स को यूज कर सकते हैं? तो कॉस्मेटिक्स में ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं एंड पॉलिशेस में भी यूज कर सकते हैं। सो कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस और ऑइंटमेंट्स, इन सब में हम क्या यूज करते हैं? तो हम इन सब में बी वैक्स को यूज कर सकते हैं। सो वैक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन we come to question number 22. More than 70% of livestock population is found in. So 70% livestock population हमें कहाँ देखने को मिलती है? Is it Denmark? Is it India? Is it China? Or is it India and China? So livestock होता क्या है? So livestock are animals such as cows, horses and pigs. सो काउज, हॉर्सेस एंड पिग्स, ये तीनों को मिला के हम लाइफ स्टॉक बोल सकते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ स्टॉक जो है, तो लाइफ स्टॉक क्या है? फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स में क्या हो सकते हैं? काउज हो सकते हैं, हॉर्सेस हो सकते हैं एंड पिग्स हो सकते हैं। एंड दे आर केप्ट, रेज्ड एंड यूज्ड बाय पीपल। तो जो पीपल हैं इनका ख्याल रखते हैं, रेज करते हैं इनको, और इनसे जो भी प्रोडक्ट्स मिलता है उन्हें यूज करते हैं। सो जो इंडिया एंड चाइना है, दे आर एस्टिमेटेड टू हैव मोर देन 70% ऑफ लाइफ स्टॉक। सो इंडिया एंड चाइना में जो काउज है, हॉर्सेस एंड पिग्स है, इनकी क्वांटिटी जो, और लोग जो इनको डोमेस्टिकेट करते हैं उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है। सो 70% ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज फाउंड इन इंडिया एंड चाइना इटसेल्फ। सो इंडिया एंड चाइना का मिला के ही 70% ऑफ द वर्ल्ड्स 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन यहीं पे मिलता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट 50% ऑफ द पॉपुलेशन, 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 30% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन। सो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का, दैट इज, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर फार्मर्स। अब इन रूरल इंडिया स्पेशली दे आर फार्मर्स। सो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, ये तो हमें पता है। अब एग्जैक्टली कितना परसेंटेज ऑफ पीपल है जो एग्रीकल्चर सेक्टर जिनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, हमें एग्जैक्ट परसेंटेज जो है वो भी पता रहना चाहिए। सो द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया जो है वो 60% ऑफ द पॉपुलेशन को हमारे पास एम्प्लॉय करता है। एज द पॉपुलेशन इन इंडिया इज अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर ऑफ क्रॉप्स, लाइक, तो हमारा जो इंडिया है, इट इज अ लार्ज स्केल प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस एंड स्पाइसेस। सो हमारे पास व्हीट, राइस, पल्सेस हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये जो है इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, क्योंकि इतना ज्यादा फूड प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज्यादा क्रॉप्स हैं। एंड 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जो हमें पता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम अपनी इनकम को माइनस करें, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा एग्रीकल्चर से ही आता है, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि हमारा 33% ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम। सो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दैट इज जीडीपी,
is one of the primary indicators used to gauge the country's economy. तो अगर हम किसी कंट्री की इकोनॉमी को जज करना चाहते हैं कि कैसी है कंट्री की इकोनॉमी, तो हम उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। So contribution of agriculture sector in India's economy is much higher than the world's average, with 33% of India's GDP comprising of agricultural products. तो इंडिया में हमारे पास 33% जो इंडिया की GDP है, that comes from agricultural products. इतना ज्यादा हमारा क्रॉप्स और क्रॉप्स से जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं उनका प्रोडक्शन है कि 33% जो है that is coming 33% of the GDP is coming from agriculture. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24. Now we come to question number 25. A collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called germplasm, protoplasm, herbarium या soma clonal collection. तो जो हमारे पास collection of all alleles of the genes of a crop plant जो हम करते हैं, that is called germplasm collection. So what is this germplasm collection? So germplasm collection is a collection of all varieties of all available alleles of all genes present in a crop of a plant species. It is the first step of any plant breeding program and helps to provide the breeders a wide array of different traits to exploit for the production of crop varieties with desirable combination of characteristics. ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जितने भी जीन्स हैं, उनके जितने भी एलील्स हैं, उनके जितने भी वैरायटीज हैं, सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो हमारे पास एक बड़ा सा डेटा आ गया। अब जो अगर हमें कोई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम करना है, तो हमारे पास पूरा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। हमें बस सिलेक्ट करना है अब कि कौन सा ट्रेट हम स्टडी करना चाहते हैं, कौन सा ट्रेट हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। सो बस इतना ही हमारा काम जो है वो बच गया, और हमें कितनी ज्यादा एडवांटेज मिली कि हमें इतना ट्रेड्स मिल रहा है एक्सप्लॉइट करने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप वेराइटीज, और हम डिजायरेबल कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक एंड मेथड। नाउ बाकी ऑप्शंस हमें क्या बोल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन। सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। So that is protoplasm. Then what is herbarium? Herbarium is the collection of specimens of dried, preserved and pressed plants on sheets that are arranged in a systematic way. So अगर हम collection करते हैं species of dried, preserved and pressed plants जो कि sheets पे हम कर रहे हैं और arrange कर रहे हैं in a systematic way, तो that is called herbarium. Then what is soma clonal collection? Soma clonal collection is a collection of soma clones produced by the plant tissue culture. So जो soma clones plant tissue culture से produce होते हैं, उनको अगर हम collect करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? soma clonal collection. So that is about soma clonal collection. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। सो आपने देखा कि हर एक ऑप्शन आपको कुछ नया नॉलेज देके जाता है, एंड नॉलेज कहीं से भी आपको मिले वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो ये सारे क्वेश्चंस को करके हमें, अगर हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व किए तो हर एक ऑप्शन से हमें एक नया क्वेश्चन मिला, यानी टोटल आप 100 क्वेश्चंस इमेजिन कर सकते हैं अगर आप 25 एमसीक्यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो 25 तो हो ही गए, साथ में हर ऑप्शन आपको एक नया क्वेश्चन जो है उसके बारे में बताता है कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।